लेकिन ट्रम्प तो उन पे भी भारी पड़ रहा है। वो ओपनली बोलता है रूल्स बाद में, लेवरेज पहले। ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बाद इंडिया पे पहले 25% और फिर इफेक्टिवली 50% टेरिफ। ट्रम्प हमें कितना और प्रेशर करेगा और कितने टेरिफ्स लगाएगा वो हम इस वीडियो में समझेंगे। फार्मर नेताओं की स्पीच में हर बार होते हैं। मेरे किसान भाई बहनों, तो मैं स्टेट से छत्तीसगढ़ के किसानों को बताना चाहता हूँ, लेकिन असल फैसलों की टेबल पर कभी नहीं बैठते। उसके लिए उन्हें अपने खेत छोड़ के धरना करना पड़ता है। और इसकी वजह बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, असल में बहुत अनकंफर्टेबल है। इंडिया में आज करीब 45% से लेके 48% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। लेकिन जब जीडीपी की बात आती है तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17-18% ही माना जाता है। अब जरा यहाँ रुक लीजिए, यही गैप पूरी राजनीति समझा देता है। जीडीपी में हिस्सा कम, लेकिन इलेक्शंस में असर आधे देश से भी ज्यादा। इसलिए एग्रीकल्चर कोई नॉर्मल सेक्टर नहीं है, ये कोई स्प्रेडशीट वाला डिसीजन भी नहीं है, ये पॉलिटिकल रेड लाइन है। हाय, मैं इंदिरा धर हूँ, एक बिजनेस कोच हूँ, एक कंसल्टेंट हूँ और सोशल मामलों में मुझे बहुत रुचि है और खुद सोशल वर्क भी करती हूँ। मैंने यूएस और इंडिया की अभी की सिचुएशन को एनालाइज किया है अपने थॉट से। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हम यहाँ पे समझते हैं ट्रम्प की टेरिफ का गेम। अब ट्रम्प के टेरिफ का असर क्या है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की नजर से नहीं देगी, ये तो हाफ पिक्चर ही दिखाई देगी। क्योंकि असली गेम नंबर्स का नहीं है, प्रेशर से खेला जा रहा है। एक नंबर याद रखिए, बस एक नंबर, $1.2 ट्रिलियन। ये इतना बड़ा है जो अमेरिका का टोटल ट्रेड डिफिसिट, और इसमें से करीब $295 बिलियन सिर्फ चाइना के साथ है। ट्रम्प का लॉजिक ब्लंट है, बहुत ही ज्यादा ब्लंट। उसका कहना है कि अगर अमेरिका ज्यादा खरीद रहा है और कम बेच रहा है तो सीधा सीधा लॉस है। ये सारे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो बैठ के डिबेट करते हैं, ट्रम्प सीधा एक्शन लेता है। अब जरा प्रेशर का स्केल समझिए। ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बाद इंडिया पे पहले 25% और फिर इफेक्टिवली 50% टेरिफ। चाइना पे 84% से 125%, यूरोप पे 20 से 30% टेरिफ लगा। और मजेदार बात ये है कि एक ऐसे आइलैंड पे भी टेरिफ लगा, शायद 10%, जहां इंसान ही नहीं रहते हैं। बस एक्सेप्शन ये है कि प्रेशर कहीं थोड़ा ज्यादा है और कहीं कम है। अब हम थोड़ा पीछे जाके समझते हैं। 1930 में अमेरिका ने एक एक्ट लगाया। Smoot-Hawley Tariff Act, enacted by President Herbert Hoover in 1930, came months into the Great Depression. For any historian who has looked at the Great Depression, they know that this was a dramatic increase in tariffs. जिसमें 20,000 प्रोडक्ट्स पर 40% से लेके 100% तक का टेरिफ लगा है। रिजल्ट क्या हुआ? ग्लोबल ट्रेड 66% गिर गया। यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट 25% तक पहुंच गई। करीब 25 कंट्रीज ने रिटेलिएट किया। पर वही वो मोमेंट था जहां दुनिया ने समझा कि कलेक्टिवली सीखना पड़ेगा कि टेरिफ को कंट्रोल कैसे किया जाए, सो दैट इकोनॉमी कोलैप्स ना हो जाए। इसी डर से 1947 में 23 कंट्रीज ने मिलके गैट बनाया। लॉजिक सिंपल था, लोकल इंडस्ट्री बचाओ, ट्रेड पूरी तरह से बंद ना हो और ब्लाइंड टेरिफ वॉर्स ना हो, उस पे कंट्रोल रखो। आज WTO में 164 कंट्रीज हैं, लेकिन ट्रम्प तो उन पे भी भारी पड़ रहा है। वो ओपनली बोलता है रूल्स बाद में, लेवरेज पहले। अब आते हैं असली गेम पर। यूएस एग्रीकल्चर सरप्लस हमारे किसानों को मार सकता है क्योंकि उनके पास इतना सरप्लस है। वर्ल्ड वॉर के समय यूएस ने अपने फार्मर्स को कहा क्वालिटी भूल जाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ, क्योंकि उनको जरूरत था खाना। प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया। वॉर खत्म हो गया लेकिन प्रोडक्शन नहीं रुका, डिमांड गिर गई, स्टोरेज कॉस्ट एक्सप्लोड हो गए। और उसी समय लकली बोलो या अनलकली बोलो, इंडिया में ड्रॉट हो गया, फूड शॉर्टेज हो गई। तब यूएस ने PL 480 स्कीम निकाली। चीप ग्रेन डॉलर में नहीं रुपये में बेच दिया। लेकिन एक बात तय है कि क्वालिटी छुपी नहीं रही। प्राइस चीप था, क्वालिटी भी चीप थी। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट साफ लिखते हैं PL 480 का गेहूं ह्यूमन कंजप्शन के ग्रेड का नहीं था, वो फीड ग्रेड का था। लेकिन इंडिया
इंडिया के पास चॉइस नहीं थी तो हमने उसको उस वक्त खरीद लिया। 1960s में इंडिया का करीब 40% व्हीट यूएस से आता था। डिपेंडेंसी ऑलरेडी बन चुकी थी और यहीं से फूड को एक साइलेंट वेपन बनाया गया। 1966 में यूएस ने व्हीट शिपमेंट्स डिले की, इंटेंशनल डिले की। इंडिया के बफर स्टॉक्स रिक्वायर्ड लेवल से भी कम हो गए, ऑलमोस्ट 80% कम हो गए। पर कैपिटा कैलोरी इनटेक भी बहुत सारे स्टेट्स में कम हो गया। ये शॉर्टेज नहीं थी, ये प्रेशर था। इंदिरा गांधी को इतना प्रेशर आया कि उसने उस वक्त डिसाइड किया कि इंडिया अब फूड के लिए कभी किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो एक डिसीजन उस वक्त उन्होंने ले लिया। अब हम जीएम सीड्स की बात करते हैं। आज यूएस एग्रीकल्चर जीएम सीड्स पर ही टिका है। जीएम माने जेनेटिकली मॉडिफाइड। सोया है 94% जीएम उनका, कॉर्न है 92% जीएम। मॉडल सिंपल है, वो सीड प्लस केमिकल पूरा बंडल करके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जैसा बनाते हैं। ये सीड तो सेव नहीं होते हैं, तो केमिकल आप बदल नहीं सकते हो, तो हर सीजन आपको नया खरीदना है, तो वो भी एक किस्म की डिपेंडेंसी है। इंडिया में बीटी कॉटन आया, यील्ड बढ़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ में सीड कॉस्ट भी बढ़ी, रॉयल्टी बढ़ गई, इनपुट कॉस्ट हर साल बढ़ती गई। कोर्ट ने रॉयल्टी कट करवाई, कंपनी इंडिया छोड़ के चली गई, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। सबसे डेंजरस हिस्सा था जीएम कंटेमिनेशन। एक फार्मर अगर जीएम यूज करता है तो आसपास के जितने फील्ड्स है वो कंटेमिनेट हो जाते हैं। वंस कंटेमिनेटेड, रोल बैक पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। अब आप बाकी कंट्रीज को समझ लीजिए, जैसे ईयू है, रशिया है, इवन अल्जेरिया है, उन सब ने जीएम फूड को रिजेक्ट कर दिया। इंडिया के एग्री एक्सपोर्ट्स तो $53 बिलियन है, उसमें से सिर्फ राइस ही है 11.5 बिलियन। तो मान लो एक रिजेक्शन, पूरी मार्केट बंद हो सकती है। अब इकोनॉमिक्स देख लीजिए, कॉर्न यूएस में मान लो 1700 रुपया क्विंटल होगा, इंडिया में 2400 होगा। अब अगर मिल्क को ले लो तो यूएस में 30 रुपया या मान लो 35 रुपया होएगा और इंडिया में 50 रुपया होएगा। इंडिया डेयरी मार्जिन बस 3 से 5% है। यूएस मिल्क अगर एंटर हो गया तो डेयरी सेक्टर तो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। और डेयरी सिर्फ यहाँ बिजनेस नहीं है, ये 8 करोड़ फार्मर फैमिलीज की लाइवलीहुड है, मतलब उनकी नींव है। करीब 40 करोड़ लाइवलीहुड्स हैं जो सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, और वो भी बहुत ही छोटे से पैसे के लिए। अब एग्जांपल्स भी हमारे पास है कि जैसे मैक्सिको है, उसने कॉर्न फ्लड कर लिया और उसके 20 लाख फार्मर तो फार्मिंग छोड़ के बैठ गए। फिर हाइती ले लीजिए, ऐसी कंट्रीज मजबूर थी, टैरिफ 35% था, लेकिन लोकल राइस पूरी तरह से वाइप हो गया। 80% डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। ये थ्योरियां नहीं है, ये हिस्ट्री है। इसलिए इंडिया एग्रीकल्चर और डेयरी पर हार्ड नो बोल देता है, मार्केट खोल नहीं सकता है। अगर टैरिफ्स कम कर दिए, कंपटीशन अलाउ कर दिया, तो एग्रीकल्चर तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि एक बार खोला तो बंद करना मुमकिन नहीं होगा। ट्रंप को इंडिया क्यों चाहिए? चाइना के बाद सिर्फ एक ही मार्केट है जो यूएस फार्मर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो है इंडिया, क्योंकि यहाँ तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। इसलिए ये सारा प्रेशर, ये सारे टैरिफ्स, थ्रेट्स, नेगोशिएशन सब हम पे है। लेकिन इंडिया जानता है कि अगर फूड सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज की गई तो इकोनॉमी नहीं, सोसाइटी हिल जाएगी। और यही फाइनल ट्रूथ है। किसान स्पीच में सिंबल है, ग्राउंड पर वो सिस्टम है। और एग्रीकल्चर इंडिया के लिए ट्रेड आइटम नहीं है, ये सर्वाइवल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हिस्ट्री ने एक बात साफ सिखाई है, फूड के साथ खिलवाड़ मत करो, कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में जरूर बता देना कि आपको क्या लगता है ट्रंप अब क्या करने वाला है, कितना प्रेशर, कितना टैरिफ।